चुप हो जाइए भैया, प्लीज चुप हो जाइए। देखिए चैप्टर का नाम है वर्क ऑफ एनर्जी। आपको बता दो भैया, वर्क क्या होता है? मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। एनर्जी अगर किसी भी बॉडी के अंदर ट्रांसफर करनी है तो आपको उसके ऊपर क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। यदि आप बॉडी के ऊपर वर्क डन कर देते हो तो एनर्जी क्या होती है? उसके अंदर आती है। एग्जाम्पल में एक पत्थर जमीन पर रखा हुआ है, उसको उठा दो, वर्क कर दिया, अब उसके अंदर क्या आ जाएगी? पोटेंशियल। स्प्रिंग है नॉर्मली पड़ी हुई है, उसको खींच दो या दबा दो, आपने वर्क कर दिया, क्या आ गई उसके अंदर? पोटेंशियल एनर्जी आ गई। ठीक है भैया। तो वर्क डन क्या होता है भैया? तो वर्क डन का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वर्क डन, वर्क डन वो होता है भैया अप्लाइड फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू अप्लाइड फोर्स, ड्यू टू अप्लाइड फोर्स। कह रहा भैया ये प्रोडक्ट किसका होता है भैया? अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट किसकी वजह से? अप्लाइड फोर्स की वजह से। कैलोरी क्वांटिटी होती है, एसआई यूनिट क्या होती है? जूल होती है। केजी मीटर पर सेकंड, केजी मीटर स्क्वायर एस की पावर -2। सीजीएस यूनिट होती है आपकी अर्ज या ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर एस की पावर -2। डायमेंशन फॉर्मूला ml स्क्वायर डी की पावर -2। जनरल फॉर्मूला ऑफ वर्क तो मैंने बताया था भैया, यदि आप एक किसी भी बॉडी के ऊपर आप इस तरीके का फोर्स लगाते हो और ये बॉडी जमीन के साथ कितना एंगल मार रही है? थीटा, तो ये क्या होगा? एफ कॉस थीटा। और दूसरा क्या होगा? एफ साइन थीटा। आपने को देखना भैया डिस्प्लेसमेंट इस बॉडी ने कितना किया? इतना। तो हम देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है, तो आपको इसी फोर्स को लेना, इस फोर्स को नहीं लेना हो। ठीक है, तो वर्क क्या हो जाएगा? फोर्स, फोर्स क्या है भैया? एफ कॉस थीटा। और डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया भैया? एक्स आ गया। वर्क का फॉर्मूला एफ एक्स कॉस थीटा। और यहाँ पर जो आपका थीटा है वो किसके बीच का एंगल है? तो एक्स और एफ के बीच का, एक्स और एफ के बीच का। ठीक है भैया, एंगल है। चलो उसके बाद मैंने बताया था टाइप ऑफ वर्क। तो अपने पास 3 टाइप के वर्क होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। पॉजिटिव वर्क जब होता है जब आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन क्या होती है? सेम होती है, या एंगल क्या होता है? एक्यूट होता है। क्या होता है? इसके बहुत सारे एग्जांपल है। जैसे आप बाल्टी को ऊपर उठा रहे हो तो जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो उसी डायरेक्शन में बाल्टी भी क्या कर रही है? उठ रही है। यहाँ पर वर्क क्या होगा? पॉजिटिव होगा। फिर आपने क्या किया भैया? स्प्रिंग को बाहर की तरफ खींचा, स्प्रिंग भी बाहर की तरफ आ रही है, आपका फोर्स भी क्या बाहर की तरफ है, तो आपका वर्क क्या होगा? पॉजिटिव होगा। फिर नेगेटिव वर्क होता है, तो नेगेटिव वर्क में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं? एक दूसरे के अपोजिट में लग रहे होते हैं। जैसे आप बॉडी को ऊपर की तरफ उठाते हो, ग्रेविटी क्या लगती है? नीचे लगती है। बॉडी कहाँ डिस्प्लेस करती है? ऊपर। तो यहाँ पर वर्क क्या हो रहा है? नेगेटिव हो रहा है। स्प्रिंग को बाहर खींचते हो, स्प्रिंग फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, यहाँ पर वर्क क्या हो रहा है? नेगेटिव लग रहा है। आप आगे चलते हो, फ्रिक्शन कहाँ लगता है? पीछे। डिस्प्लेसमेंट आगे, फ्रिक्शन पीछे, तो वर्क क्या हो रहा है? नेगेटिव हो रहा है। ठीक है, ये सब। और जीरो वर्क कब होता है भैया? जीरो वर्क की तीन कंडीशन होती है। पहला भी है या तो एफ जीरो हो जाए, या डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए, या कॉस थीटा जीरो हो जाए। एफ जीरो होने पर क्या होता है भैया? फोर्स जीरो है। कॉस, आधा कॉस थीटा जीरो बोला है मैंने। ठीक है, तो अब देखिए आपका फोर्स जीरो होता है लेकिन बॉडी डिस्प्लेस कर रही है। ऐसा एग्जांपल कहां पर मिलेगा? तो भैया ऐसी हर बॉडी जिसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा, या फिर आप नॉर्मली कह सकते हो कि बॉडी स्पेस में यूनिफॉर्म वेलोसिटी चल रही है। अगर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी चलेगी तो उसके ऊपर कोई फोर्स, और कोई फोर्स यदि बॉडी के ऊपर नहीं लग रहा तो इसका मतलब बर्डन क्या होगा? जीरो होगा। एक दीवार है, बहुत हैवी बॉडी होती है, उसके ऊपर फोर्स भी लगाओ लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, इसलिए वहां पर वर्क भी क्या होगा? जीरो होगा। अच्छा, कुली वाला केस में याद है आपको? कुली सामान उठाने के लिए ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैसा करता है भैया? एक्स के लॉन्ग। फोर्स वाई के लॉन्ग, डिस्प्लेसमेंट एक्स के लॉन्ग। तो यहाँ पर भी वर्क क्या होगा? क्योंकि आप देख रहे हो कि यहाँ पर फोर्स है, वहां पर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा। अगर फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा तो वर्क क्या होता है? जीरो होता है। ठीक है भैया, उसके बाद फिर मैंने बताया था एफ एक्स ग्राफ। क्या बताया था? फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ क्या होता है भैया? तो पहले देखिए, जब आपका फोर्स कांस्टेंट रहता है और डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल रहता है तो ग्राफ कुछ इस तरीके का खींचता है, और इसका एरिया निकालोगे तो क्या देगा? वर्क देगा। क्या देगा? अगर फोर्स वेरिएबल है लेकिन चेंज कांस्टेंट है, फोर्स में जो चेंज आ रहा है कांस्टेंट, तो ग्राफ आपका क्या होगा? इस तरीके से जाएगा। यहाँ पर जो एरिया निकालोगे ट्राइंगल का एरिया निकलेगा, इसमें जो आपका एरिया रहेगा वो किसके बराबर रहेगा? ट्राइंगल के एरिया का। अगर ट्राइंगल का एरिया निकालोगे तो यहाँ पर वर्क आएगा। जब आपका फोर्स वेरिएबल हो, चेंज भी वेरिएबल हो, तो आपका ग्राफ क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म जाता है। ये x1 है और यहाँ पर क्या है? x2 है। इस कंडीशन में आप स्ट्रिप का एरिया निकालते हो, आपको पता है ये एरिया किसका है? एफ एक्स ग्राफ का। तो वर्क क्या आएगा? वर्क आएगा, लेकिन एरिया छोटा है तो वर्क भी क्या होगा? छोटा ही होगा। मैंने मान लिया इस वक्त क्या है? फोर्स क्या है? एफ है, और डिस्प्लेसमेंट कितना किया? डी एक्स किया। तो एफ इंटू में डी एक्स। आपको x1 से लेके x2 तक का कुल वर्क निकालना, तो आप क्या करोगे? इंटीग्रेट करोगे तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या होता है? डब्ल्यू, और ये क्या हुआ? एफ इंटू में डी एक्स। यहाँ पर क्या हुआ? x1 और यहाँ पर क्या आ गया? x2। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो भैया, क्वेश्चन कराए थे, क्वेश्चन देख लेना, कुछ भी नहीं है खैर क्वेश्चन। ठीक है भैया, जो क्वेश्चन कराए उसके बियॉन्ड मत जाना। ठीक है, एनसीईआरटी क्वेश्चन मैं कराना चालू करूंगा कल। दो मतलब कि कल जो 5 से 7 रहूंगा कराऊंगा, उसमें अलग चैप्टर कराऊंगा, और 7 से
7 से लेके 9 में अलग चैप्टर कराऊंगा, ठीक है भैया, तो ध्यान रखना। हाँ 5 से 7 में क्यों, आप अगर मैं चैप्टर बता दूं तो आप नहीं आओगे? ओहो, सारे में आना आपको, कुछ स्विच नहीं करना आपको। हम अभी ज्यादा बहस करोगे तो सबसे पिटवा दूंगा बोल के यहीं पे, ठीक है चलो, ठीक है। अब बात करते हैं भैया एनर्जी की। किसकी बात करते हैं? एनर्जी क्या होता है भैया? तो कैपेसिटी टू डू दी वर्क, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं भैया? एनर्जी कहते हैं, ठीक है। अगर कार्य ज्यादा कर रही है बॉडी तो उसके अंदर एनर्जी क्या है? ज्यादा। कार्य कम कर रही है तो एनर्जी क्या है? कम है, ठीक है। जैसे मैं सुबह उठता हूँ, रनिंग करने जाता हूँ, फिर एक्सरसाइज करता हूँ, उसके बाद फिर पढ़ाने आता हूँ, फिर अपनी भतीजों को लेने आता हूँ, उसके बाद फिर आता हूँ, थोड़ी देर सोता हूँ, उसके बाद फिर पढ़ाता हूँ, उसके बाद फिर आके रनिंग करने आता हूँ, उसके बाद फिर क्या? आप देखो कितनी एनर्जी है। आपने क्या काम किया मेरे मुकाबले? कुछ भी नहीं किया, ठीक है, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, ये वर्क क्या एनर्जी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है, SI यूनिट जूल होती है, डायमेंशनल फार्मूला एल स्क्वायर डी की पावर -2 होता है। कुछ और भी यूनिट्स लिखवाई थी मैंने वर्क एनर्जी की, जैसे भैया 1 इलेक्ट्रोवोल्ट। एक क्या है भैया? ये इलेक्ट्रोवोल्ट जो एनर्जी होती है वो सब एटॉमिक पार्टिकल है। सुअर फोन रख दे बेटा, बेटा कवर साफ यहीं पे करेगा, भी चप्पल से साफ करूंगा, बदतमीज कहीं का, ठीक है। तो जो आपका ये एक इलेक्ट्रॉन सब एटॉमिक पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनके पास जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रोवोल्ट में मेजर की जाती है। 1 इलेक्ट्रोवोल्ट बराबर में 1.6 × 10⁻19 कूलम के बराबर होता है, ठीक है भैया। और बाकी आप बहुत सारी यूनिट जानते हो। कैलोरी क्या होता है भैया? वैसे CGS यूनिट है, लेकिन इसकी वैल्यू क्या होती है? जूल से ज्यादा होती है। 1 कैलोरी में क्या होता है? 4.18 जूल के बराबर होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ एनर्जी, एनर्जी के बहुत सारे टाइप होते हैं, जिसमें आपका इलेक्ट्रिकल, केमिकल, साउंड, टाइडल, न जाने कितनी एनर्जी होती है। हमें जो पढ़ना है मैकेनिकल एनर्जी पढ़ना है। मैकेनिकल एनर्जी क्या आती है भैया? तो वो एनर्जी जो मैकेनिकल मींस है। मैकेनिकल मींस मतलब कि बॉडी को चलाना, उसकी शेप को चेंज करना, ये सब क्या है भैया? मैकेनिकल मींस की कैटेगरी में आते हैं। तो ये मैकेनिकल एनर्जी हो गया, ठीक है। यहाँ पर जो भी वर्क हुआ, तो सबसे पहले भैया मैकेनिकल में पहली जो एनर्जी का टाइप होता है काइनेटिक। क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो बॉडी की मोशन की वजह से आती है। द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, मोशन के गुण के कारण जो एनर्जी आती है उसको हम क्या कहते हैं भैया? काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी कहते हैं भैया। काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन जो होती है, बहुत सारे एग्जांपल है इसका, ठीक है भैया। अ फास्ट मूविंग एरो कैन पेनिट्रेट दी एनीथिंग, ठीक है भैया। और अ फास्ट मूविंग बुलेट कैन पेनिट्रेट दी टारगेट। अ फास्ट मूविंग ट्रक कैन डिस्ट्रॉय द कार, है ना। बहुत सारी चीजें कर सकता है, क्योंकि उनके पास क्या भी है? एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी है। उसका इस्तेमाल करके ये सारी चीजें हो रही हैं। अब फास्ट मूविंग वाटर कैन प्ले दी टरबाइन, टरबाइन को प्ले कर देता है ना। और जिसकी वजह से वो मैकेनिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में टरबाइन घूमता है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है, ठीक है, समझ गया। उसके बाद एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन देखिए कुछ खास नहीं है इसकी एक्सप्रेशन, ठीक है भैया। एक बॉडी है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है भैया? 0। फाइनल क्या है भैया? v। अच्छा, ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है? कितना? ये बॉडी जो चल रही है उसका मास क्या है? m, और वेलोसिटी वेरिएबल है, लेकिन एक्सीलरेशन क्या है भैया? कांस्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर लगने वाला फोर्स क्या है? कांस्टेंट। अच्छा देखिए, स्टार्टिंग में 0 थी। आपको मैंने बताया था यदि आप किसी बॉडी के ऊपर वर्क करते हो तो उसके अंदर क्या आती है? एनर्जी आती है। पहले बॉडी रेस्ट में थी, हमने इसके ऊपर फोर्स लगा करके वर्क किया तो इसके अंदर एनर्जी आई, चलने लगी। कौन सी एनर्जी आई? काइनेटिक। यानी वर्क ही किसके बराबर है? काइनेटिक के। तो वर्क बराबर में काइनेटिक। तो भैया एक काम करते हैं, वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होता है? मास इंटू में एक्सीलरेशन इंटू में डिस्प्लेसमेंट। मास एक्सीलरेशन क्या होता है? v² - u² अपॉन में 2a इंटू में x, सॉरी x आएगा 2x, और यहाँ पर क्या आएगा? x। आपको पता है x क्या हुआ? कैंसिल हो गया। तो m, आपको पता फाइनल वेलोसिटी क्या है भैया? v है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है भैया? 0 है, अपॉन में 2, ये हो जाएगा, सॉल्व करो तो ½ mv²। ये होगी आपकी काइनेटिक की डेरिवेशन। अगर आप इसको आप इंटीग्रेशन मेथड से करना चाहते हो, कैलकुलस मेथड से, तो मैंने मान लिया किसी भी इंस्टेंट पर इसने वर्क कितना किया? W किया। क्योंकि आपको पता है किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर वर्क छोटा होता है, छोटे वर्क को हम dW से लिखते हैं। वर्क क्या होगा? फोर्स इंटू फोर्स कांस्टेंट है तो इसलिए आप लिख दिया, और उस वक्त डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? dx हो गया। फोर्स की वैल्यू क्या होती है? मास इंटू में एक्सीलरेशन इंटू में dx। मास एक्सीलरेशन क्या होता है? dv अपॉन में dt। बोला हाँ, dx। इस dt को इसके नीचे लिया तो क्या होगा? m, और dx अपॉन में dt क्या होता है? वेलोसिटी dv। ये हो गया आपका छोटा सा वर्क आ गया। टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करोगे? टोटल वर्क इंटीग्रेट करोगे W, ठीक है, ये W हो गया। m बाहर आएगा, और v dv का, v का इंटीग्रेशन क्या होगा? v² अपॉन में 2।
तो भैया क्या हुआ, वर्क आ गया आपका हाफ mv स्क्वायर, यही किसके बराबर होता है, काइनेटिक के बराबर। ठीक है भैया। फिर आते हैं भैया वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या कहते हैं भैया, वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है कि भैया जो काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज आएगा वही किसके बराबर होगा, वर्क डन के। किसके बराबर होगा, एक बॉडी है जिसकी इनिशियल स्पीड क्या v है और उसकी फाइनल स्पीड क्या होगी, v2 होगी। पहले इनिशियल स्पीड क्या थी, v1, और बाद में क्या होगी, v2 होगी। तो वर्क कितना डन किया, तो भैया वर्क जो होगा ये होगा। अब आपको पता है वर्क ये भी होता है, यहाँ पर फाइनल स्पीड क्या है, फाइनल इनिशियल अपॉन में 2x। तो अपने को पता है फाइनल इस बारी क्या v2 है और इनिशियल क्या है भैया, 0 नहीं है, v1 है। तो भाई इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, v2 हाफ m v1 स्क्वायर। ये क्या है भैया, फाइनल काइनेटिक, और ये क्या है भैया, इनिशियल काइनेटिक, और ये किसके बराबर आ गया, वर्क डन के। क्या आ गया। उसके बाद अगर आप कैलकुलस मेथड से करना चाहते हो तो कुछ नहीं करना आपको, यहाँ तक तो सब कुछ सेम रहेगा। उसके बाद फिर देखिए टोटल वर्क क्या होगा, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू में एम बाहर आएगा, अंदर क्या होगा, वी डी वी। आपको पता है भैया, आप सॉरी इंटीग्रेट कर रहे हो ना, वी डी वी स्टार्टिंग में लिमिट क्या थी v1, बाद में क्या होगी v2। ठीक है, v1 और v2। तो भैया क्या हुआ, w इक्वल्स टू में m, v की पावर क्या भैया, एक है तो 2 हो जाएगा, अपॉन में 2, और इनिशियल लिमिट क्या है v1, फाइनल क्या है v2। तो w इक्वल्स टू में क्या हुआ, m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, अपॉन में क्या हो गया, 2 हो गया। इसको सॉल्व कीजिए तो हाफ m v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर, ये क्या हुआ, v2 है तो इसलिए क्या होगा, k फाइनल आ जाएगा, और ये क्या हुआ, k इनिशियल। ये हो गया वर्क डन आ गया। ये दोनों वर्क नहीं थ्योरम की। वर्क नहीं थ्योरम कहती है कि जो काइनेटिक में चेंज आएगा वही क्या होगा, वर्क डन के बराबर रहेगा। ठीक है, अगर काइनेटिक बढ़ती है तो इसका मतलब बॉडी वर्क आएगा पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब सिस्टम के ऊपर वर्क किया गया है, सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी को क्या किया है, बढ़ाया गया। अगर काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस नेगेटिव आता है, इसका मतलब सिस्टम ने खुद वर्क किया, अपनी एनर्जी को लॉस किया, फाइनल कम होगी, इनिशियल क्या होगी, ज्यादा होगी। और अगर सिस्टम की यानी काइनेटिक और दोनों काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस 0 आ रहा है, वर्क 0 आ रहा है, इसका मतलब ना तो सिस्टम के ऊपर ने वर्क किया, ना सिस्टम के ऊपर वर्क किया गया। ठीक है, लिखवाया था मैंने, आपको याद है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। फिर आते भैया, वैसे इतना सारा करा दिया। उसके बाद क्वेश्चंस है। ठीक है भैया, क्वेश्चंस देख लेना आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन में कराऊंगा केवल एनसीईआरटी। ठीक है, चलो फिर आते भैया। अब कितना करा दिया मैंने। ठीक, अब आते भैया पोटेंशियल एनर्जी। द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और शेप एंड साइज बाय कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन मतलब शेप और साइज को चेंज करने पर जो एनर्जी आती है, और दूसरा उसकी पोजीशन को चेंज करने पर जो एनर्जी आती है, उसे हम क्या कहते हैं भैया, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं, आप पोटेंशियल एनर्जी में भी दो तरीके से एनर्जी आती है, एक तो उसकी पोजीशन चेंज करो मतलब उसको हाइट पर रख दो, और दूसरी इसकी शेप और साइज को चेंज कर दो। अब अगर जो पोजीशन को चेंज करने पर आती है, जैसे आपने मान लीजिए वाटर डैम के अंदर स्टोर किया, तो उसकी पोजीशन क्या होती है, हाइट क्या होती है, काफी ज्यादा होती है, ग्रेविटी के अगेंस्ट में डन करके ऊपर राइज करता है। तो जब वो ग्रेविटी के अगेंस्ट में वर्क करेगा तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी आएगी, पोटेंशियल एनर्जी। जैसे आप गमला घर पे नीचे रखा हुआ है, आपने सेकंड फ्लोर पे आकर दिया, तो आपने ग्रेविटी के अगेंस्ट में वर्क किया और उसको सेकंड फ्लोर पर चढ़ा दिया। सेकंड फ्लोर पे चढ़ाने पर जो वर्क किया वो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में उसके अंदर क्या होगा, स्टोर हो जाएगा। आप चौथे फ्लोर पे चढ़ा दो तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, और बढ़ेगी। यानी पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो किसका डायरेक्टली प्रेजेंट होती है, हाइट के। जितनी ज्यादा हाइट पर ले आओगे ग्रेविटी के अगेंस्ट में, उतनी ज्यादा क्या होगा, वर्क डन होगा। ठीक है भैया, और इसके बहुत सारे एग्जांपल्स मिल को आते हैं, एग्जांपल्स मैंने कहा है ना, याद है। और उसके बाद भैया पोटेंशियल एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन कॉन्फिगरेशन। ठीक है भैया, जैसे मान लीजिए आपने बॉल को प्रेस कर दिया, तो बॉल को प्रेस करने पर उसकी शेप और साइज क्या होती है, चेंज हो जाती है, वहां पर भी एक एनर्जी आएगी। अच्छा, वहां पे कौन से फोर्स के अगेंस्ट में हम काम कर रहे हैं, इलास्टिक फोर्स के अगेंस्ट में। इलास्टिक फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है, हम बॉल को अंदर की तरफ प्रेस कर रहे हैं, इसकी वजह से क्या होगा, हमने वर्क डन अगेंस्ट द इलास्टिक फोर्स किया। जो भी वर्क डन हम किसी फोर्स के अगेंस्ट में करते हैं वो किसकी फॉर्म में आता है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में आता है। क्या होता है, समझ गया। आपने स्प्रिंग को बाहर की तरफ खींचा, स्प्रिंग अपने आप को अंदर की तरफ खींच रही थी, इसका मतलब हमने स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट में क्या किया है, वर्क किया। जब आप स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करोगे तो क्या आएगा, उसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आएगी। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल लिखवाए थे। एक टॉय कार को जब आप पीछे की तरफ खींचते हो तो उसकी स्प्रिंग क्या होती है भैया, बाउंड हो जाती है। बाउंड हो जाती है और स्प्रिंग यानी हमने क्या किया, स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट में वर्क किया। जैसे आप छोड़ोगे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी की वजह से क्या होगा, उसके अंदर काइनेटिक आ जाएगी और वो क्या होगी, आगे की तरफ भागेगी। समझ गए, ये सब आपने एग्जांपल लिखवाए। तो उसके बाद फिर आता है भैया कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, अच्छा दो टाइप की अच्छा ये बता दी ना, दो टाइप की, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी और एक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी होती है ग्रेविटी के अगेंस्ट में वर्क करने पर आती है। ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे आती है, जब आप ग्रेविटी के अगेंस्ट में वर्क करते हो।
चीजों को ऊपर की तरफ उठाओ, ग्रेविटी नीचे खींचती है, आप ऊपर उठा रहे हो तो वहां पर जो एनर्जी आएगी उसको हम क्या कहते हैं भैया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, तो इलास्टिक फोर्स के अगेंस्ट में किया गया वर्णन। जैसे आप स्प्रिंग को बाहर खींचते हो, स्प्रिंग अपने आप को क्या करती है, अंदर खींचती है, ठीक है भैया। आप बॉल की शेप और साइज को बिगाड़ते हो तो बॉल धनुष को खींचने क्या होता है, ये भी क्या होता है, आप इलास्टिक फोर्स के धनुष अपने आप को बाहर की तरफ खींचती है और आप धनुष को क्या करते हैं, धागे के थ्रू अंदर की तरफ खींचते हैं। यहाँ पर आपने क्या किया, धनुष की इलास्टिसिटी के अगेंस्ट में काम किया, तो इसके अंदर भी क्या होगी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आएगी। चुप हो जा। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है भैया, कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होता है जिसके द्वारा किया गया वर्णन पाथ पे डिपेंड नहीं करता। किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल कंडीशन पे। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, जिसके द्वारा किया गया वर्णन पाथ पे डिपेंड नहीं करता। अगर आप कंजर्वेटिव फोर्स के थ्रू दो पॉइंट के बीच में वर्णन कर रहे हो, रास्ता कोई सा भी हो, वर्णन हर रास्ते पे क्या आएगा, सेम आएगा। थोड़ा तेज बोल रहा मैं, ठीक है। तो कंजर्वेटिव फोर्स कैसा फोर्स होता है, तो वो फोर्स जिसके द्वारा किया गया वर्णन पाथ पे नहीं, केवल किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे। अगर आपने इनिशियल और फाइनल स्टेट को चेंज किया तो वर्णन क्या होगा, चेंज जाएगा। बाकी रास्ता कोई सा भी करो, इनिशियल फाइनल स्टेट अगर आपकी फिक्स है, रास्ता कोई सा भी चुन लो तो वर्क आपका क्या आएगा, सेम आएगा। ऐसे फोर्स को हम क्या कहते हैं भैया, कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। और उसके एग्जांपल बहुत सारे हैं हमारे पास, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया, मैग्नेटिक फोर्स हो गया, ये सब क्या भैया कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जांपल है, ठीक है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है भैया, जिसके द्वारा किया गया वर्णन पाथ पे डिपेंड करता हूँ, फ्रिक्शन फोर्स। अगर आप फ्रिक्शन में क्या फ्रिक्शन फोर्स से वर्क करोगे, ठीक है भैया, तो वो पाथ पे डिपेंड करेगा। छोटा रास्ता तय करोगे तो भैया कम चप्पल घिसेगी, इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स ने कम वर्क किया है। और बड़ा रास्ता ट्रेवल करोगे दो पॉइंट के बीच में तो ज्यादा चप्पल घिसेगी, इसका मतलब आपने रास्ता क्या किया है, यानी फ्रिक्शन वर्णन बाय फ्रिक्शन फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव क्या भैया, डिपेंड ऑन दी पाथ, पाथ पे डिपेंड कर रहा है भैया, ठीक है भैया। अच्छा, यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, तो ध्यान रखना भैया, सारी प्रॉपर्टी आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। चलो भैया देखिए, पहली प्रॉपर्टी का नाम बताइए भैया, ये किसका, ये कॉपी किसकी है, आपने रिजोल्यूशन गलत किया बिल्कुल। ये देखो ऐसे करते हैं, हमेशा कंपोनेंट अपोजिट होने चाहिए। अब फिर आप मैडम से आके लड़ोगी कि मैडम आपने मेरा गलत क्यों काट दिया, मैंने तो सही कर रखा है। हाँ, फिर मेरे को आप आके बताओगे, फिर मैडम को मैं 4 गाली दूंगा आपकी। ठीक है, चलो भैया देखिए, ठीक है। तो नहीं हो सकता मैडम चेक करे तो सही कर दे इसको, क्योंकि उनको खुद ही नहीं पता रहेगा गलत क्या है इसमें। देखो ये है ना, ये कंपोनेंट मैं बता देता हूँ आपको। ये देखो, ये जो है ना, इसकी जस्ट अपोजिट क्या होता है, mg cos थीटा। देखिए भैया, पहली प्रॉपर्टी बता दो, पहली प्रॉपर्टी बताओ, पहली प्रॉपर्टी क्या, वर्क इज वर्क इंडिपेंडेंट है वो, ठीक है। वर्क इस पे नहीं डिपेंड करता भैया कि नेचर ऑफ पाथ क्या है, केवल किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या है। आप देखिए भैया, वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ पाथ, नेचर ऑफ क्या चल रही है, नेचर ऑफ पाथ। पाथ के नेचर पे वर्क डिपेंड नहीं करता, किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल फाइनल। तो आपने क्या किया, ए से बी तक लेके आ गए, कोई दिक्कत तो नहीं है भैया, नीचे लेके आ गए। तो आपको पता है भैया बॉडी का वेट क्या है, नीचे mg, और आपने डिस्प्लेसमेंट कितना किया, h। आप देख रहे हो दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो वर्क क्या होगा, mgh, है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स ने जो वर्क डन किया वो क्या है, mgh है। अच्छा, इस केस में आपने क्या किया, सेम हाइट से कहां पे लेके आ गए, जमीन पर लेके आ गए, लेकिन आप इस बारी बॉडी को यहां से लेके आ रहे थे, तो बीच के रास्ते में दिखा रहा हूं। देखो ऐसे करते हैं, नीचे वेट mg थीटा, तो ये देखो यहाँ पर ये दोनों हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होनी चाहिए। देखो mg cos थीटा और ये क्या mg sin थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स वगैरह तो लेना ही नहीं है अपने को, तो ये नॉर्मल है, ठीक है। तो अपने को पता भी है वर्क डन, यहाँ पर आप ए से निकले हो, कहाँ पे आना है आपको, बी में आना है, मतलब h हाइट कवर करनी है, जमीन से ए से जमीन बी तक में जो हाइट आपने कवर की हो, कितनी की है, h, ठीक है। रास्ता अलग चुना बस आपने, हाइट वही कवर किया, ठीक है। तो भैया क्या होगा, W2 क्या होगा, आपका वर्क कितना, फोर्स कितना लग रहा है, mg sin थीटा, डिस्प्लेसमेंट कितना किया, ए से लेके बी तक, ए से लेके, तो mg sin क्या होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है भी आपका h, और बेस हाइपोटेन्यूस क्या है, ab, इनटू में ab से ab क्या होगा, कैंडल गया तो आपका आ गया। तो इसमें हमें दिख रहा है कि भैया वर्क डन जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कंजर्वेटिव है, और इसके द्वारा किया गया वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा। रास्ता कैसा भी हो, अगर आपकी इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या आ गया,
पहले कहाँ थे, ए यहाँ पर था, टॉप पर था, अब कहाँ पर आ गया, जमीन पर आ गया। इस रास्ते से आया जमीन पर ना, रास्ता अलग चुना है। बाकी आप पहले भी जमीन पे आए थे, अब भी जमीन पर ही आए हो, रास्ता अलग चुनने का कोई फायदा नहीं है, वर्क क्या आएगा, सेम आएगा। अगला बोलो, दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी, राउंड ट्रिप क्या होता है, जीरो। अगर देखिए मान लीजिए राउंड ट्रिप में अगर मान लीजिए आप पहले क्या ले आ रहे हो, ए से कहाँ ले आ रहे हो, बी पर ले आ रहे हो, कहाँ ले आ रहे हो, ए से बी पर ले आ रहे हो। तो जब आप ए से बी पर लेके बॉडी का वेट कितना है, mg, तो जब आप देखोगे तो ये फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ जा रहे हो आप, ऊपर, तो वर्क क्या होगा, माइनस mg h। लेकिन जब आप बी से ए पर लेके आए, बी से कहाँ पर लेके आए, बी से mg, फोर्स कहाँ लेके आए इसको, बी से ए पर, तो वर्क डन क्या होगा, ये ए से बी गए हो, अब बी से ए आओगे तो क्या होगा, फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे, डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, नीचे, तो ये क्या होगा आपका, ये होगा। तो राउंड ट्रिप मतलब ए से बी गया, बी से फिर ए पे आ गया, तो राउंड ट्रिप होगी। तो वर्क डन ए से बी प्लस बी से ए बराबर में क्या हुआ, डब्ल्यू आ गया, तो ये क्या हुआ, माइनस mgh प्लस mgh बराबर में वर्क आ गया, वर्क की वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई। तो कंजर्वेटिव फोर्स के थ्रू किया गया वर्डन राउंड ट्रिप में क्या आता है, जीरो आता है। ऐसे में भी देख लो कि अगर आप ए से बी पर ले आ रहे हो तो ये वर्क क्या कर रहा है, ये भी कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है भैया, इसके द्वारा किया गया वर्डन क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। लेकिन जब आप इसको बी से ए पे वापसी ले आओगे तो ये तो नीचे ले गया ना, डिस्प्लेसमेंट आप ऊपर करोगे तो यहाँ पर वर्क क्या होगा, नेगेटिव आ जाएगा। अगला बोलो, अगला है, अच्छा वो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ, ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स के बराबर आता है। देखिए ये वाली वैसे प्रॉपर्टी आपको शो करने के लिए नहीं आएगी, क्या करें, आप ए पॉइंट पर थे, आप बी पॉइंट पर आ गए, इस दौरान आपने डिस्प्लेसमेंट कितना किया, डेल्टा एक्स का किया, कितना किया, इस पॉइंट पर एनर्जी कितनी थी, यू, और यहाँ तक आते आते आपकी एनर्जी क्या होगी, यू माइनस डेल्टा यू हो गई, एनर्जी कुछ कम हो गई, ठीक है भैया। तो वर्क किसके बराबर होता है, वर्क आपका फोर्स क्या लग रहा है, mg, mg की वैल्यू एफ है, एफ क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है, क्या है, तो फोर्स कितना लगा नीचे की तरफ, एफ, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डेल्टा एक्स, तो फोर्स क्या हुआ, एफ इंटू में डेल्टा एक्स, एफ की वैल्यू क्या है, mg के बराबर, ध्यान रखना, कंजर्वेटिव है। दूसरा आपको वर्क पता भी है, चेंज इन एनर्जी, फाइनल एनर्जी ये रहा, इनिशियल एनर्जी ये रही, तो चेंज क्या आएगा, माइनस डेल्टा यू। हम दोनों को बराबर करते हैं तो क्या हुआ, एफ इंटू में डेल्टा एक्स बराबर में माइनस डेल्टा यू, तो आपका आ जाएगा एफ इक्वल्स टू माइनस डेल्टा यू अपॉन में डेल्टा एक्स। ये क्या होता है भैया, फोर्स एनर्जी पर यूनिट लेंथ, एनर्जी पर यूनिट लेंथ। कहने का क्या मतलब है कि यदि आप जिस फोर्स के थ्रू वर्क डन कर रहे हो वो वर्क पर यूनिट लेंथ की एनर्जी, पर यूनिट लेंथ की एनर्जी के नेगेटिव के बराबर आ रहा, तो फोर्स कैसा होगा, कंजर्वेटिव। जिस फोर्स से आप वर्क डन कर रहे हो अगर उस फोर्स की वैल्यू पर यूनिट लेंथ की एनर्जी के नेगेटिव के बराबर आ रही है तो फोर्स कैसा होगा, कंजर्वेटिव नेचर का। कैसा होगा, ठीक है भैया। आगे बताओ भैया क्या था, मैकेनिकल एनर्जी। तो भैया दी एनर्जी पोजेस्ड बाय दी बॉडी बाय मैकेनिकल मींस, तो भैया यहाँ पर अपने पास क्या है, हाँ काइनेटिक, मैकेनिकल एनर्जी में जब भी निकालोगे तो क्या होगा, मैकेनिकल एनर्जी इक्वल्स में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है भैया, ये मैकेनिकल एनर्जी होती है, क्या होती है, मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल, ठीक है भैया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या आता है भैया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है भैया। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या कहता है भैया, देख लीजिए देखिए कहता है भैया कि जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है, क्या होती है, कांस्टेंट होती है, ठीक है। इसको मैंने प्रूफ कराया था, मैंने कहा था भैया एक बॉडी है जो नीचे गिर रही है तो उसके द्वारा वर्डन क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक के बराबर आएगा। वर्डन किसके बराबर था, चेंज इन काइनेटिक, और जो उसके द्वारा किया गया वर्डन है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के नेगेटिव के बराबर आएगा, क्योंकि बॉडी नीचे आ रही है तो एनर्जी क्या हो रही है, घट रही है, तो चेंज क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और बॉडी नीचे आ रही है तो काइनेटिक क्या होगी, बढ़ेगी, तो चेंज क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। नीचे आने पर बॉडी काइनेटिक क्या होती है, बढ़ती है, तो चेंज क्या आएगा, पॉजिटिव। और नीचे आने पर बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी घटती है इसलिए चेंज क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ये दोनों ही एक ही वर्क हुए हैं तो दोनों क्या होंगे, डेल्टा के माइनस डेल्टा यू, तो डेल्टा के प्लस डेल्टा यू बराबर में क्या आ गया, जीरो। दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कहने का क्या मतलब है कि कुल चेंज इन काइनेटिक और कुल चेंज इन पोटेंशियल क्या आएगा, हमेशा जीरो आएगा। इसका मतलब क्या है कि भैया मान लीजिए काइनेटिक बढ़ी है तो उतनी पोटेंशियल क्या होगी, घट जाएगी, तो पोटेंशियल घटी है तो नेगेटिव रहेगी, और काइनेटिक बढ़ी है तो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आइडेंटिकल है तो क्या आएगा, जीरो आएगी।
अब ये शो करना है कि भैया गिरती हुई बॉडी की जो टोटल एनर्जी होती है वो क्या होती है, कंजर्व रहती है। तो गिरती बॉडी की टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, कंजर्व रहती है। तो मैंने कहा था बॉडी ए पर है, फिर कहां पर आई, बी पर आई, फिर कहां पर आ गई, सी पर। सी कहां पर है, जमीन पर है। ए और सी के बीच की दूरी कितनी है, एच है, क्या है, और ए और बी के बीच की दूरी क्या है, एक्स है। तो इनके बीच की दूरी क्या होगी, एच माइनस एक्स। ठीक है, ये बॉटम है, जमीन पर पड़ा है पॉइंट। ये पॉइंट कहां पर है, जमीन पर है। तो इस पॉइंट की कुल एनर्जी क्या होगी, टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए क्या होगा, काइनेटिक एट पॉइंट ए प्लस पोटेंशियल एट पॉइंट ए। काइनेटिक एट पॉइंट क्या होगा, हाफ मास वेलोसिटी एट पॉइंट ए का स्क्वायर, पोटेंशियल क्या होगा, एम जी। हाइट एट पॉइंट ए, आपको बता दूं हाइट एट पॉइंट ए क्या है, ये जमीन से एच है। हाफ मास, आपको पता है वी पॉइंट पर यहाँ पर वेलोसिटी क्या ड्रॉप किया आपने, क्या किया, तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी, जीरो हुई, प्लस एम जी, जमीन से हाइट कितनी है, तो कुल एनर्जी क्या आ गई, एम जी एच आ गई। ए पॉइंट की कुल एनर्जी में टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या आ गई, मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए क्या आ गई, मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी क्या होगी, तो काइनेटिक एट पॉइंट बी प्लस काइनेटिक एट पॉइंट बी प्लस पोटेंशियल एट पॉइंट बी। काइनेटिक एट पॉइंट क्या होगा, हाफ मास वेलोसिटी एट पॉइंट बी का स्क्वायर, और पोटेंशियल क्या होगा, एम जी, हाइट एट पॉइंट बी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। हाफ मास वेलोसिटी एट पॉइंट बी कैसे निकलेंगे, तो आपको ए से बी तक की जर्नी के बारे में लिखना है। तो ए टू बी की बात करेंगे तो ए क्या होगा, इनिशियल, और बी क्या होगा, फाइनल। तो वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल्स में 2as होता है। तो फाइनल वेलोसिटी क्या निकालनी है, बी क्या होगा फाइनल, तो फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, यू क्या होगा, जीरो। बॉडी नीचे आ रही है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, एक्स। तो वेलोसिटी एट पॉइंट बी स्क्वायर क्या आ गया भैया, 2gx हो गया। 2gx आ गया, तो यहाँ पर रखिए भैया 2gx और प्लस mg, जमीन से हाइट कितनी है इसकी, तो h माइनस एक्स है। तो दो से दो क्या हुआ, कैंसिल हो गया, तो mgx प्लस mgh माइनस mgx, ये और ये कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, mgh आ गई। यानी बी पॉइंट की भी एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी क्या आ गई, mgh आ गई। अच्छा, अब बात करते भी सी पॉइंट की, तो सी पॉइंट की टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट सी क्या होगी, क्या होगी, सी पॉइंट की काइनेटिक एट पॉइंट सी प्लस पोटेंशियल एट पॉइंट सी। काइनेटिक एट पॉइंट सी का हाफ मास वेलोसिटी एट पॉइंट सी का स्क्वायर, पोटेंशियल का होगा एम जी एच, हाइट एट पॉइंट सी। सी पॉइंट जमीन पर ही है तो उसकी हाइट क्या होगी, जीरो होगी। तो मोशन फ्रॉम ए टू सी की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, ए टू सी। तो ए क्या होगा फाइनल, और सॉरी ए क्या होगा इनिशियल, सी क्या होगा फाइनल। वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल्स में 2as। ये क्या है, सी पॉइंट है, और ये क्या है, इनिशियल जीरो है, बॉडी नीचे आ रही है, और डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 2gh। वी सी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 2gh। तो यहाँ पे सॉल्व करोगे तो ए भी क्या आएगा, mgh के बराबर आने वाला है। यानी सारे पॉइंट की एनर्जी क्या होती है, कंजर्व रहती है, फिक्स रहती है। आगे बताओ, वर्टिकल सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना। स्प्रिंग छुड़वा दी है क्या मैंने, के बाद है ना। देखिए भैया वर्टिकल सर्कल क्या, वर्टिकल सर्कल है भैया, किसी भी चीज को, किसी भी बॉडी को आप क्या कर दो भैया, जमीन से ऊपर की तरफ, सर की तरफ अगर किसी भी चीज को घुमाते हो आप, वो क्या कहलाता है भैया, वर्टिकल सर्कल कहलाता है। और वर्टिकल सर्कल में बॉडी जब तक घूमती रहती है, जब तक रस्सी पे क्या लगता रहता है, खिंचाव लगता है, और सबसे कम खिंचाव लगता है टॉप पॉइंट पर। टॉप पॉइंट पर अगर खिंचाव आएगा तभी बॉडी घूमेगा। टॉप पॉइंट पर बॉडी घूम गई तो इसका मतलब हर पॉइंट पर घूमेगी, क्योंकि सबसे कम खिंचाव क्या लगता है, टॉप पे। टॉप पर अगर खिंचाव सबसे कम है, तो अगर वहां पर घूम रही है तो इसका मतलब बॉडी हर पॉइंट पर क्या करेगी, घूमेगी। वर्टिकल सर्कल हमेशा कंप्लीट होगा। टॉप पॉइंट का मिनिमम टेंशन कितना होना चाहिए, तो टॉप पॉइंट का मिनिमम टेंशन क्या होना चाहिए, जीरो से ज्यादा, जीरो से या उसके मिनिमम क्या होता है, बराबर। तो भैया वर्टिकल सर्कल में ये सर्कल बना लीजिए, ठीक है भैया। ये क्या है, मिड पॉइंट है, ये क्या है भैया, टॉप पॉइंट है, ये क्या है भैया, बॉटम पॉइंट है, क्या है, ये जर्नल पॉइंट है कहीं पर, ठीक है भैया। ये बॉडी जो घूम रही है इसका मास क्या है भैया, एम है, क्या है, एम है। ये जिस सर्कल में घूम रही है उसकी रेडियस क्या है, आर है। हर पॉइंट पर टेंशन क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। और टेंशन हमेशा सेंटर की तरफ लगता है, ऐसा लगता है। तो मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो इसका वेट क्या होगा, एम जी। यहाँ पर थीटा एंगल है तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा ही होगा। ये क्या होगा, एम जी कॉस थीटा, और ये क्या होगा, एम जी साइन थीटा। मुझे पता है कि किसी भी चीज को घूमने के लिए क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो मुझे पता है यहाँ पर इस लाइन में, इस लाइन की बात करता हूँ, इस लाइन की, तो इस लाइन में एक फोर्स तो अंदर लग रहा है टेंशन, और दूसरा फोर्स लग रहा है बाहर। अगर ये ज्यादा होगा और ये कम होगा तो रिजल्ट कहाँ जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा, सेंटर की तरफ तो जाएगा नहीं। और जब रिजल्ट सेंटर की तरफ नहीं जाएगा तो बॉडी सर्कुलर पाथ में घूमेगी नहीं। इसका मतलब ये वाली चीज क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, ये वाली चीज कम होनी चाहिए, तभी रिजल्ट कहाँ जाएगा, सेंटर की तरफ। वही रिजल्ट, जो रिजल्ट आएगा वही किसके बराबर होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के। और बॉडी लगातार क्या होगी, घूमती रहेगी। सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होगा, टी माइनस एम जी
कॉस थीटा। अगर आपको याद होगा सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला mv स्क्वायर अपॉन में r बराबर में क्या हुआ t माइनस mg कॉस थीटा, और t की वैल्यू क्या आ गई mv स्क्वायर अपॉन में r प्लस mg कॉस थीटा। ये क्या आ गया भैया टेंशन की वैल्यू, क्या आ गई भैया, किसी पॉइंट का टेंशन निकालना तो आप इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करना। फिर आते में ये सीधा टॉप पॉइंट पर चलता है, तो इस पॉइंट पर अगर बॉडी को घूमना तो टेंशन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और ये एंगल कितना होता है 180। इस टॉप पॉइंट का एंगल क्या होता है 180 डिग्री होता है, क्या होता है। तो यहाँ पर आप बात करते हैं भैया, तो टेंशन की वैल्यू क्या रखिए m वेलोसिटी एट पॉइंट t का स्क्वायर अपॉन में रेडियस प्लस mg कॉस क्या आएगा 180, इसकी वैल्यू क्या चाहिए ग्रेटर देन 0। ये टेंशन है ना, टेंशन तो आपको पता है टी पॉइंट का टेंशन तो अपने को पता है 0 से ज्यादा होना चाहिए, तो हमने टेंशन की वैल्यू क्या 0 से ज्यादा, और एंगल रख दिया टी पॉइंट का। टी पॉइंट का बॉटम से टी पॉइंट पे जाने में कितना एंगल कवर करेगा 180, समझ गया प्रेम चोपड़ा। ठीक है, मास वेलोसिटी एट पॉइंट टी अपॉन में r प्लस ये क्या होगा 180 का होता है -1, तो क्या होगा माइनस mg ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो क्या होगा mv एट पॉइंट टी अपॉन में r बराबर में क्या होगा m ग्रेटर देन mg। m से m क्या होगा कैंसिल हो गया, तो वेलोसिटी एट पॉइंट टी क्या आएगा जी, क्या हो रहा है ये है क्या हो गई जी आर। ठीक है, वेलोसिटी एट क्या हो गया जी आर। आपको पता है मिनिमम इतनी वेलोसिटी चाहिए, ज्यादा होगी तो कोई दिक्कत ही नहीं। फिर आता है भैया बट मिड पॉइंट की बात करते हैं, तो मिड पॉइंट की क्या होता है टोटल एनर्जी एट पॉइंट मिड पॉइंट बराबर में टोटल एनर्जी एट टॉप पॉइंट, टोटल एनर्जी मिड पॉइंट पे क्या होगी हाफ मास वेलोसिटी एट पॉइंट मिड पॉइंट का स्क्वायर, और पोटेंशियल क्या होगी मिड की, तो एम जी जमीन से हाइट कितनी है इस पॉइंट की आर के बराबर, किसके बराबर है आर के बराबर, तो क्या होगा भैया एम जी आर। और टॉप पॉइंट की एनर्जी क्या होगी, तो हाफ मास वेलोसिटी एट टॉप पॉइंट का स्क्वायर, और पोटेंशियल क्या होगी एम जी जमीन से हाइट कितनी है टॉप पॉइंट की 2r, क्या होगी 2r होगी भैया। इसको सॉल्व आपको पता है वेलोसिटी एट टॉप पॉइंट क्या रखा है अंडर रूट जी आर, इसका अंडर रूट पे यहाँ पे सॉल्व करोगे तो आपका वेलोसिटी एट सब कुछ कटेगा पटेगा, आपका वेलोसिटी एट मिड पॉइंट क्या आएगा आपका अंडर रूट 3gr। मतलब आपकी इतनी मिनिमम वेलोसिटी होनी चाहिए और मैक्सिमम हो तो कोई दिक्कत नहीं है। टेंशन कितना आएगा, टेंशन एट मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपको पता है, टेंशन का फॉर्मूला क्या है m वेलोसिटी एट मिड पॉइंट का स्क्वायर अपॉन में r प्लस एम जी कॉस थीटा। तो भैया आपको पता है m वेलोसिटी मिड पॉइंट की क्या रखी है आपकी अंडर रूट 3gr, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए अपॉन में r प्लस एम जी कॉस क्या हो गया 90, क्योंकि आपको पता है मिड पॉइंट और इसके बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री का। सॉल्व कर लीजिए तो आपका क्या आएगा 3mg, मतलब मिनिमम टेंशन तो चाहिए मैक्सिमम कुछ भी हो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर उसके बाद हम करते हैं भैया टोटल एनर्जी एट पॉइंट बॉटम इक्वल्स में टोटल एनर्जी एट पॉइंट मिड। बॉटम की कुल क्या होगी काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी, पोटेंशियल एट पॉइंट बी, और मिड की क्या होगी काइनेटिक एट पॉइंट एम प्लस पोटेंशियल एट पॉइंट एम। काइनेटिक एट पॉइंट क्या होगा एम क्या होगा हाफ मास वेलोसिटी एट पॉइंट एम का स्क्वायर, पोटेंशियल होगी नहीं क्योंकि ये वाला पॉइंट कहाँ है भैया जमीन पर ही है। ठीक है, और बात करता हूँ हाफ मास वेलोसिटी एट पॉइंट एम का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल क्या होगा एम जी जमीन से हाइट क्या होगी एम पॉइंट का। ठीक है भैया, तो हाफ मास वेलोसिटी एट एम एम ये अच्छा ये बी पॉइंट है ना, बी पॉइंट की एनर्जी, और ये क्या होगा हाफ मास वेलोसिटी एट पॉइंट एम क्या होगी भैया अंडर रूट 3gr का होल स्क्वायर प्लस एम जी जमीन से हाइट कितनी भैया एम पॉइंट की आर होगी। सॉल्व कर लीजिए तो आपका वेलोसिटी एट बी पॉइंट क्या आएगा अंडर रूट 5gr क्या आएगा, और टेंशन वाले फॉर्मूले में रखोगे तो मास वेलोसिटी एट पॉइंट बॉटम रेडियस और ये सब करोगे तो क्या आएगा क्या हो गया। ठीक है, ठीक है, तो ये जाएगा आपका वेलोसिटी एट पॉइंट बॉटम सॉरी टेंशन एट पॉइंट बी क्या होगा 6 mg, ये होना चाहिए, याद नहीं आता ठीक। उसके बाद स्प्रिंग आते हैं, याद है भैया स्प्रिंग क्या होता है भैया, तो स्प्रिंग जिसको आप खींच सकते हो कंप्रेस कर सकते हो और वो चीज अपने आप को रिटेन कर ले उसको हम स्प्रिंग कहते हैं। स्प्रिंग फोर्स में स्प्रिंग में सबसे पहले आता है स्प्रिंग फोर्स, क्या आता है स्प्रिंग फोर्स, क्या आता है भैया, तो स्प्रिंग फोर्स कैन बी गिवन बाय हुक्स लॉ। किससे दी जाती है भैया, हुक्स ने देखा भैया कि यदि आप स्प्रिंग को खींचते हो ठीक है और वो एक्सटेंड करती है तो वो जो एक्सटेंशन हुआ है वो किसके डायरेक्टली होगा स्प्रिंग फोर्स, F इज इक्वल्स टू में kx। ये तो होता है आपका अप्लाइड फोर्स, क्या होता है ये क्या स्प्रिंग कांस्टेंट, ये क्या है स्प्रिंग
कांस्टेंट। अगर मैं स्प्रिंग कांस्टेंट की बात करूं तो के क्या होता है, हार्ड के लिए ज्यादा होता है, हार्ड के लिए ज्यादा होता है, ठीक है, के की वैल्यू। और के की वैल्यू कम होती है सॉफ्ट के लिए, सॉफ्ट के लिए क्या होती है, के कम होता है, ठीक है भैया। सॉफ्ट स्प्रिंग को खींच सकते हो और आसानी से कंप्रेस भी कर सकते हो, हार्ड स्प्रिंग को ना तो आसानी से खींच सकते हो ना ही उसे कंप्रेस किया जा सकता है, समझ गए। ये हो गया। उसके बाद आप अगर आप ये आपका अप्लाइड फोर्स हो गया। स्प्रिंग फोर्स की अगर बात करोगे तो उसी वक्त स्प्रिंग कहाँ लगती है, अंदर की तरफ फोर्स लगाती है, तो स्प्रिंग फोर्स भी क्या होता है, एक्स के डायरेक्टली होता है, क्या होता है, एक्स के डायरेक्टली होता है। लेकिन यहाँ पर क्या आता है, माइनस आता है, क्या आता है, माइनस। ये बताएगा कि एक्स के अपोजिट डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स लग रहा है, ठीक है भैया, याद है। हार्ड स्प्रिंग के लिए के की वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है, एक्सटेंशन क्या होता है उसके अंदर कम होता है। सॉफ्ट स्प्रिंग के लिए के की वैल्यू क्या होती है, कम होती है, एक्सटेंशन उसमें क्या होता है भैया, ज्यादा होता है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, तो भैया देखिए जब आप स्प्रिंग को खींच रहे थे किसी इंस्टेंट पर जो वर्क हुआ होगा वो डीडब्ल्यू होगा, वो किसके बराबर होगा, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट इन स्प्रिंग, ठीक है, किसी भी इंस्टेंट पर। तो आपको पता है एफ किसके बराबर होगा, के एक्स के, है ना, जो डीडब्ल्यू डी एक्स। तो डब्ल्यू क्या होगा, के बाहर आ गया, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2। तो आप सही आ गया। हाँ हेलो, हाँ बोल। हाँ पढ़ा रहा हूँ मैं। अच्छा ठीक है। तो अभी क्या है, काम पे नहीं है क्या, लेने गया, ठीक, ठीक है भैया। ये हो गया आपके एक्स स्क्वायर। अगर आप इसको ग्राफिकली करते हो तो ग्राफिकली भी क्या होगा, आपको पता है एफ एक्स ग्राफ का, एफ एक्स ग्राफ जो होगा वो इस तरीके से खींचेगा, यहाँ पर एरिया निकाल दोगे तो एरिया क्या होगा, ट्राइंगल का एरिया आप बेस इनटू में हाइट, तो एरिया क्या देता है आपको, वर्क देता है, क्योंकि एक ग्राफ कौन सा एफ एक्स ग्राफ है, हाफ, बेस क्या भी है आपका एक्स है, और हाइट क्या आपका एफ है, हाफ क्या होगा के एक्स स्क्वायर, ये भी हो जाएगा आपका, ठीक है भैया। ये इसमें यही तो करना है, इस पे जो क्वेश्चंस आएंगे ध्यान रखना, ठीक है भैया। उसके बाद आता है आपका पावर आउट ऑफ सिलेबस है ना, पावर आउट ऑफ सिलेबस है ना भैया। उसके बाद कोलिजन है, कोलिजन में अगली क्लास में कराऊंगा जो मेन टॉपिक है, ठीक है ना। चलो मिलते हैं।